हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मोमल करंट अफेयर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो मोमल मैगज़ीन होती है वो 2 महीने में एक बार जारी की जाती है, यानी कि ये एक द्विमासिक पत्रिका होती है जिसमें कि लगभग 60 से 70 के आसपास पेज होते हैं और उन्हीं पेजों को हम कवर करते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरी कंप्लीट आपको वीडियो देखनी है। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ये आज सेकंड पार्ट है। और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और एक और चीज़, जो नए बच्चे हैं वो धैर्य रखें, पढ़ते जाइए, मैगज़ीन को पढ़ते जाइए। जैसे ही 2-3 मैगज़ीन आप पढ़ लेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मतलब आपको एक चीज़ बताऊं कि वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप मैगज़ीन को पढ़िए। ये ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट डालेगी आपकी करंट अफेयर को इम्प्रूव करने में, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि एक मैगज़ीन से आप यूँ मान के चलिए लगभग 90% तक क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसी एक मैगज़ीन से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। और राजस्थान के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर के लिए तो मोमल से मोमल की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। बेस्ट है ये, यहाँ मतलब इतना शानदार दिया हुआ होता है। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये पिछले वाली वीडियोस उठा करके देख लेना या पिछली वाली मैगज़ीन्स उठा करके देख लेना, पिछले वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं वो देख लेना। यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया है। 1-2 क्वेश्चन की बता नहीं सकती, बट 10 में से यूँ मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन तो आपको इसी मैगज़ीन में से मिल जाएंगे। 2 के पीछे मत भागिए, ठीक है। इतना ही कहूँगी, बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम 2024 4 जून 2024 को जारी किए जाते हैं। अप्रैल और मई 2024 में देश भर में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होते हैं। कौन से चरण में कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं, मतदान का प्रतिशत क्या होता है, कौन सी सीट के प्रत्याशी जीतते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले चरण में जो है 102 सीटों पर जो है चुनाव हुए, 102 सीटों पर चुनाव होते हैं। मतदान का जो प्रतिशत है 66.1% होता है, जिसमें एनडीए की बात करें तो 34 सीटें, इंडिया की बात करें तो 64 सीटें और अन्य की 4 सीटें। दूसरे चरण में 88 सीटों पर चुनाव होते हैं, 66.7% मतदान का प्रतिशत होता है, जिसमें एनडीए की 54, इंडिया की 33 और अन्य की 1 सीट होती है। तीसरे चरण की बात करें तो 94 सीटों पर जो है चुनाव होते हैं आपके, 65.7% मतदान का प्रतिशत होता है। 65 एनडीए की सीटें होती है, 27 इंडिया की होती है और 2 अन्य की होती है। चौथा जो चरण होता है उसमें 96 सीटों पर चुनाव होते हैं। मतदान का प्रतिशत 69.2% होता है, जिसमें एनडीए की सीटों की बात करें तो 61 सीट होती है, इंडिया की 30 होती है और अन्य 5 होती हैं। पाँचवें चरण की बात करें तो 49 सीटें होती हैं, जिसमें 62.2% मतदान होता है, जिसमें से 24 एनडीए को मिलती है और इंडिया को 23 सीटें मिलती है परिणाम में और 2 सीटें अन्य को मिलती है। छठे चरण की बात करते हैं 57 सीटों पर मतदान होता है, 43.4% मतदान होता है। 37 सीटें एनडीए की होती है, इंडिया की 20 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिलती है छठे चरण में, ये भी चीज़ याद रखना। 7वां चरण 57 सीटों पर होता है, 63.6% मतदान का प्रतिशत होता है, 51 एनडीए की होती है, इंडिया की 34 और 2 सीटें अन्य की होती हैं। और टोटल सीटों की बात करें तो 543 सीटें होती हैं। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को जो है बहुमत मिला है और तीसरी बार जो है सरकार बन रही है एनडीए की। 62 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने हैट्रिक लगाई है। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं तो 543 सीटें हैं। इन पर जो परिणाम जारी किया जाता है वो 4 जून 2024 को जारी किया जाता है। एनडीए की 292 सीटें हैं, जिसमें भाजपा की बात करें तो 240 है, टीडीपी की बात करें 16 है, जेडीयू की बात करें तो 12 और शिवसेना शिंदे की बात करें 7 और अन्य 17 सीटें हैं। एनडीए को 2019 के मुकाबले इस बार 63 सीटों का नुकसान हुआ है 2019 के मुकाबले में।
और इंडिया को 233 सीटें मिली है, जिसमें कांग्रेस की 99, सपा की 37, AITC की बात करें तो 29 है, DMK की 22 और अन्य 46 सीटें हैं। और इस बार 2019 की तुलना में इस बार जो है 107 सीटें अधिक मिली है। और अन्य सीटों की बात करें तो 2019 की तुलना में 55 सीटें कम हुई है इस बार। यहाँ पर जो है पार्टी का नाम दिया गया है और जीते हुए प्रत्याशियों की जो है संख्या दी गई है, कौन सी पार्टी से कितने प्रत्याशी जीते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। देखिए, इतना डिटेल तो आप लोगों से नहीं पूछेंगे, बट पढ़ लेना, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर ये जो चुनाव का जो करंट अफेयर है वो 5 सालों तक यही रहेगा। तो आपसे हो सकता है पूछा भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भाजपा की बात करें तो 240 जो है प्रत्याशी जीते हैं भाजपा से। कांग्रेस की बात करें तो 99 प्रत्याशी जीते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 37 प्रत्याशी जीते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC की बात करें तो 29 प्रत्याशी जीते हैं। द्रविड़ मुन्नेर कसगढ़ DMK की बात करें तो 22 प्रत्याशी जीते हैं। तेलुगु देशम TDP की बात करें तो 16 प्रत्याशी जीते हैं। जनता दल यूनाइटेड JDU की बात करें तो 12 प्रत्याशी जीते हैं। शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो 9 प्रत्याशी, शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 7 प्रत्याशी जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की बात करें तो 8 प्रत्याशी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 प्रत्याशी जीते हैं। युवाजन श्रमिक ऋतु कांग्रेस पार्टी YSRCP से 4 प्रत्याशी जीते हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD से 4, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी CPIM से 4, इंडियन मुस्लिम लीग से 3 और आम आदमी पार्टी आप से 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा JJM से 3 प्रत्याशी जीते हैं। और जनसेना पार्टी से 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI-MLL से 2 और जनता दल सेक्युलर से 2, विद्युथलाई तिरुथलाईगल कच्ची VOK से 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 2, राष्ट्रीय लोकदल से जो है 2 और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 जीते हैं। अन्य क्षेत्रीय दल से 17 और निर्दलीय से 17 जीते हैं। इस प्रकार टोटल 543 सीटें जो है उन पर मतदान हुए हैं और उन पर 543 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, वो भी याद करनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू। NDA ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में सभी सीटों पर जीत हासिल की है। 50 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 37 को जीत मिली है। नोटा ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है। इंदौर में 2.18 लाख वोट नोटा में पड़े हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने इस बार जो है 1.52 लाख वोटों से जीत हासिल की है। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कांग्रेस के अजय राय थे और वो हार गए हैं और ये तीसरी बार वाराणसी से सांसद बने हैं। बात करें अमित शाह की तो गांधीनगर गुजरात सीट से वो जीते हैं, 7.44 लाख वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश से जीते हैं 3.9 लाख वोटों से। वायनाड केरल से भी वह 3.64 लाख वोटों से जीते हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश की सीट भी काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से हार गई। कंगना रनौत जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश से इन्होंने सीट पर जीत हासिल की है, 62,000 वोटों से ये जीती है। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो पूर्व के मुख्यमंत्री के बेटे विक्रमादित्य थे, तो इन्होंने जो है उनको हरा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अयोध्या की फैजाबाद सीट से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 55,000 वोटों से जीते हैं। यहाँ पर भाजपा के लल्लू सिंह हार गए। 18वीं लोकसभा में 23 मुस्लिम सांसद लोकसभा में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी जीत जो है इंदौर सीट से भाजपा के शंकर लालवानी ने 12.27 लाख वोट हासिल किए हैं, हासिल करके 11,75,092 वोट के अंतर से ये जीते हैं। और इसी सीट पर दूसरे नंबर पर नोटा रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो भाजपा के शंकर लालवानी को मिले हैं। नेक्स्ट जो वोटों की गिनती में नोटा जो है दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें कितने वोट मिले हैं नोटा को, 2,18,674 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर धुबरी असम सीट पर जो है
रकीबल हुसैन जो है 9.2 लाख वोटों से जीते हैं। दुबरी असम से जो है रकीबल हुसैन 9.2 लाख वोटों से जीते हैं। सबसे छोटी जीत उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर रविंद्र वायकर शिवसेना शिंदे मात्र 48 वोटों से जीते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि कौन सा जो प्रत्याशी है वो बहुत कम सीटों से विजयी रहे हैं। वैसे तो एक सीट का भी अगर अंतर होता है तो जीत निश्चित ही होती है, बट यहाँ पर वोटों का काफ़ी गैप है। तो 48 वोट जो है सबसे कम मतलब गैप रहा है कि जीतने में। जयपुर ग्रामीण सीट पर जो है भाजपा के राव राजेंद्र 1615 वोटों से जीते हैं। आरक्षित सीटें कुल 131, भाजपा की 53, कांग्रेस की 31 हैं। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज मात्र 25 वर्ष की आयु में वह सांसद बन गए हैं और इंडी गठबंधन कौशाम्बी सीट से जो है ये लड़े हैं। नेक्स्ट इसमें अन्य 4 विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम भी आए हैं और नेक्स्ट हम इसमें संसद के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल बात करने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना, अगर नहीं लगे कोई बात नहीं। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो कनेक्शन में रहें और आपको पता चले कि इस चीज़ को कनेक्ट करके वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन चीज़ों को कनेक्ट करके करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम भी जारी किए गए हैं। इनमें देखिए इतना कुछ खास नहीं पूछेंगे, टोटल सीटें पूछी जा सकती है, कौन मुख्यमंत्री रहे वो पूछे जा सकते हैं बस। ओडिशा की टोटल सीटें हैं 147 है, भाजपा को 78, बीजेपी को 51, कांग्रेस को 14 और अन्य को 4 सीटें मिले। नवीन पटनायक बीजेपी पिछले 24 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। आंध्र प्रदेश से कुल सीटें 175 है, तेलुगु देशम से हैं ये और तेलुगु देशम को 135, वाईएसआरसीपी को 11, भाजपा को 8 और जनसेना को 21 सीटें मिली हैं। चंद्रबाबू नायडू नए मुख्यमंत्री बने हैं और वे चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश की बात करें टोटल 60 सीटें, भाजपा से 46 सीटें, एनपीपी से 5, एनसीपी से 3 और पीपीए से 2 और कांग्रेस से 1। यहाँ पर जो है यहाँ का जो नेतृत्व पेमा खांडू करेंगे अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम की बात करें तो कुल सीटें 32 है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 और एसडीएफ की 1 है। यहाँ का नेतृत्व प्रेम सिंह तवांग करेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं संसद के बारे में, थोड़ी सी डिटेल 1-2 पेज की पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें संसद के बारे में बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान है भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के बारे में चर्चा की गई है और इसमें जो है 79 से 88 तक सामान्य चर्चा की गई है। अनुच्छेद 89 से 98 तक संसद के अधिकारियों के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 99 से लेकर के 100 तक शपथ गण पूर्ति के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 101 से 104 तक सदस्यों की अयोग्यता के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 105 से 106 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 107 से 111 विधायी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 112 से 117 वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 118 से 122 प्रक्रिया के नियम निबंधन पर जो है वो डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं संसद की संरचना की। तो संसद की संरचना, इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के आपका संसद बनता है। सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, बैठकों में भी शामिल नहीं होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। संसद में राज्यसभा की बात करें तो राज्यों का परिषद उच्च सदन होता है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा की बात करें तो जनता का सदन होता है, निम्न सदन होता है, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकसभा की जो संरचना है वो कैसी है, वर्तमान में कैसी है। अधिकतम संख्या 550 थी उस टाइम पर, राज्यों के प्रतिनिधि 530 और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि 20 थे। ठीक है, और अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं, राज्यों के प्रतिनिधि 530 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 13 हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं तो 1952 से और 2020 के बीच जो है भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 अतिरिक्त सदस्य नामित किए जाते हैं, अभी वो बंद कर दिए गए हैं। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया है और अब एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो राज्य के लोग राज्यों के निर्वाचक क्षेत्र से लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव करते हैं। यहाँ पर सीधा मतदान होता है और यहाँ से सीधे सदस्य चुने जाते हैं।
चुनाव सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार सिद्धांत पर संपन्न होता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, जो संविधान या कानून के द्वारा अयोग्य नहीं है, चुनाव मतदान करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने मतदान की आयु 21 थी, लेकिन अब उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, संसद की बात करते तो लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 को अपनाया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्य सीधे चुने जा सकते हैं। लोकसभा के चुनाव की बात करें तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव कराने के जो उद्देश्य है कि प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राज्य को लोकसभा की सीटें इस प्रकार दी गई है कि उनकी जो जनसंख्या का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार सीटें दी गई है, चाहे कहीं 20 हो, कहीं 25 हो, कहीं 80 हो, कहीं 200, कितनी भी सीटें हो सकती है, लेकिन उनमें जनसंख्या का अनुपात सेम होगा। ठीक है। लाख से कम आबादी वाले जो राज्य हैं उनको कुछ छूट दी गई है। ठीक है। प्रत्येक राज्य को मतलब देखिए, जिन राज्यों में आबादी कम है या लोग कम हैं तो उन पर जो है अनुपात थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, तो वो जायज़ है, वो चल सकता है, यहाँ आराम से दिया गया है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पूरे राज्य में उसे दी गई सीटों की संख्या के समानुपाती हो। ठीक है। और इसका निर्धारण कैसे करते हैं? जब आपकी जनगणना होती है उसी टाइम पर इन सीटों का निर्धारण भी होता है कि इस सीट में इतनी जनसंख्या को ये कवर करेगा, ये एक सीट पर इतनी जनसंख्या को कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जनगणना जब होती है उसी टाइम पे निर्धारित हो जाता है। संविधान 2 क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की निरंतरता का आश्वासन देता है, सभी राज्यों में और एक ही राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों के बीच। जनसंख्या से अभिप्राय है कि पिछली जनगणना के द्वारा निर्धारित जो अंतिम आंकड़े हैं उसी के आधार पर जो है जनसंख्या का मापन किया जाता है और उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। परिसीमन आयोग, अब ये आयोग क्या है? बात करते हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक पुनर्समायोजन किया जाता है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का वितरण किया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य का विभाजन होता है और इसके लिए संसद अधिकारी जो है रखते हैं, प्राधिकार एवं जो है रीति निर्धारित करेंगे इन सब के लिए। और मतलब ये जो परिसीमन आयोग है वो आपका चुनाव का एरिया डिसाइड करते हैं। मेन चीज़ ये है इसमें कि आपका निर्वाचन का कितना एरिया एक सीट कवर कर रही है, ये तय करते हैं। ठीक है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए संसद के द्वारा 1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियमों को अपनाया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा की सीटों के वितरण और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 2000 तक रोक दिया गया। इसे जो है 1971 की जनगणना के आधार पर ही जारी रखा गया है अभी तक। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 जनसंख्या नियंत्रण उपायों का समर्थन करने के समान लक्ष्य के साथ पुनः समायोजन निषेध को आगामी 25 वर्षों तक यानी कि 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि आपकी जो 1971 की जनगणना है और उसी के हिसाब से जो सीटें तय की गई थी वो अभी 2026 तक चलेगी। ठीक है। साथ ही सरकार को 1991 की जनगणना से जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय सीटों को बदलने और युक्ति संगत बनाने का अधिकार दिया गया है। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 1991 की जनगणना के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर आवश्यक निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन। हालांकि प्रत्येक राज्य को दी गई लोकसभा की सीटों की संख्या को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है ये। और आरक्षण का प्रावधान भी दिया गया है इसमें, और इसमें कहा गया है कि संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है, लेकिन इसने जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। आरक्षण का प्रावधान जो है आगामी 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। 2009 में 95वें संविधान संशोधन होता है, उसके अनुसार 2020 तक इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया।
वर्तमान स्थिति 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा फिर इसको 10 सालों के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनको 104वें संविधान संशोधन के तहत 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। वे एक अलग निर्वाचक मंडल के बजाय एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। अब इसमें यह भी कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं वो सामान्य सीट से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं। उनकी इच्छा हो तो वो लड़ भी सकते हैं, नहीं हो तो नहीं लड़े। ठीक है। लोकसभा की अवधि की बात करें, ये स्थायी निकाय नहीं है। आम चुनाव के बाद इसकी पहली बैठक की जो तारीख है वो शुरू से 5 सालों तक इसका कार्यकाल रहता है, जिसके बाद ये स्वतः ही भंग हो जाता है। राष्ट्रपति को लोकसभा के 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय भंग करने का अधिकार होता है। जरूरी नहीं है कि 5 साल कंप्लीट ही हो, राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकते हैं। इस शक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपवाद की। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद कानून के द्वारा जो है 1 वर्ष के लिए किसी भी समय के लिए जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी कि आपातकाल में आप जो है इसको कितने सालों के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। तो इतनी डिटेल है और इसको पढ़ लेना। जिसको ये डिटेल नहीं पढ़नी है मत पढ़ना, कोई बात नहीं। करंट अफेयर पढ़ना, काम ख़त्म करना, ये आपकी मर्ज़ी है। और इस चैनल को उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोगों तक ये मैगज़ीन नहीं पहुंच पाती है। प्लीज़ उन लोगों तक शेयर किया करें जिनको ये मैगज़ीन मिल सके, पढ़ सके, क्योंकि कुछ लोगों को मैगज़ीन नहीं मिल पाती है। तो इतना ही कहूँगी, वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।